गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं, ईएमआई क्या होता है। तो बच्चों अगर हम बात करें ईएमआई की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो जैसे कि ये परिभाषा लिखी हुई है, एक डेफिनेशन है, द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग करंट एंड ईएमएफ बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चेंजेस करें और उससे अगर करंट हमारी जनरेट हो रही है तो ये फिनोमेना हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करता है। यानी कि बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ करंट और इंड्यूस द करंट दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बात कर लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट क्या होती है। द ईएमएफ सो डेवलप्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि इसमें जो ईएमएफ आपका डेवलप होता है, इफ़ द कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज सर्किट, अगर कंडक्टर हमारा क्लोज सर्किट की फॉर्म में है, देन अ करंट फ्लो इन द सर्किट, तब एक करंट फ्लो होगी और वो करंट क्या कहलाएगी, हमारी इंड्यूस्ड करंट कहलाएगी। द फिनोमेना ऑफ ईएमआई इज बेसिस ऑफ द वर्किंग ऑफ पावर जनरेटर्स, डायनमोज, ट्रांसफार्मर्स एक्सेट्रा। ये इसके एक उदाहरण है। हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स आखिर क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में ही चेंजेस होते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी सब्जेक्ट held in a magnetic field B is measured by the total number of magnetic field lines of force crossing the surface normally. यानी when the magnetic field lines crossing surface the normally surface, that will be known as magnetic flux denoted by phi equals to B dot A या phi equals to BA cos theta। ये आपका जो है एंगल बन जाता है आपका सरफेस से, यदि बनने वाला एंगल थीटा हो तो यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा। If the coil has the n turns, then the total number of magnetic flux linked with the coil is phi equals to n into BA या NBA cos theta। अब जब थीटा equals to 90 डिग्री then phi equals to 0 and theta equals to 0 डिग्री then phi equals to BA, ये मैक्सिमम वैल्यू लेता है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, वेबर कहलाती है। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं वन वेबर। वन वेबर की डेफिनेशन क्या बनेगी, जैसा कि हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। इसी के आधार पर हम वन वेबर की डेफिनेशंस निकालेंगे। तो वन वेबर की डेफिनेशंस यहाँ से क्या आ जाएगी, वन वेबर इज़ द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि वेबर जो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। तो यहीं से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे कि वन वेबर इज़ द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हेल्ड नॉर्मली टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर नॉर्मल एरिया से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर 1 टेस्ला हो तो उसे हम वन वेबर कहेंगे। ठीक है, यहाँ से वन वेबर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हेन द बॉडी इज प्रेजेंट इन अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव वाइल इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज अ नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट विच इज़ डन बाय फैराडे एंड हेनरी। तो पहला एक्सपेरिमेंट था करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। आप देख रहे हो एक फिगर बनी हुई है, यहाँ पर एक कॉइल है, कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, साथ में एक मैग्नेट है। तो हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाएंगे या मैग्नेट से दूर ले जाएंगे, तो उसी के बारे में चर्चा है और हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से इसमें आपका चेंजेस आए हैं और क्या क्या इसमें चेंजेस होने हैं, क्या हुआ इसकी क्रियाविधि में, वो सब देखेंगे हम, यानी कि वर्किंग में इसका क्या लग रहा है। तो जैसे कि फिगर आपका एक दिया हुआ है, एक कॉइल है सी, कुछ टर्न्स कंडक्टिंग मटेरियल इंसुलेटिंग फॉर्म इन ईच अदर एंड कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जी, देन फैराडेज एंड हेनरी ऑब्जर्व। क्या है, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए हैं 2-3। अब क्या है, इसके क्या हमारे रिजल्ट हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपसे बोला गया है व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड टूवर्ड्स द कॉइल। हम जब नॉर्थ पोल के बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लेके जाते हैं, द गैल्वेनोमीटर शोज अ सडन डिफ्लेक्शन विच इंडिकेट्स दैट करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। यानी कि तुरंत ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है और ये डिफ्लेक्शन इस बात का संकेत है कि यहाँ पर करंट आपकी इंड्यूस्ड हुई है। एंड देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन व्हेन द बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी एनीवेयर। अगर हम एक बार अंदर ले जाएं या बाहर ले जाएं, कहीं भी अगर ले जाकर रोक देते हैं तो यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल द गैल्वेनोमीटर। अगर हम गैल्वेनोमीटर से दूर लेके जाएंगे अपने मैग्नेट को, देन इट अगेन शोज डिफ्लेक्शन बट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। जब हम पास ले गए तब एक डायरेक्शन में शो हुआ और जैसे ही हम दूर ले जा रहे हैं तो दूसरी डायरेक्शन में शो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमारी बदल गई है।
आगे है व्हेन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द कॉइल द गैल्वेनोमीटर फिर ऑल्सो शोज द डिफ्लेक्शंस आर इन अपोजिट टू दोज ऑब्जर्व विद द नॉर्थ पोल फॉर द सिमिलर मूवमेंट। आगे है द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन and hence induced current is formed to be a larger when the magnet is pushed towards or pulled away from the coil faster। बहुत तेज़ी से जब हम करेंगे तब दिखाई देगा। when the bar magnet is held stationary and the coil is C moves towards away from the coil and magnet then the same effects are observed। यानी यू सी आप देख सकते हो कि दोनों में से किसी एक का मूवमेंट कंपलसरी है। आप चाहें तो मैग्नेट को स्टेशनरी रख के मूव करा सकते हो कॉइल को, या कॉइल को स्टेशनरी रख के मैग्नेट को मूव करा सकते हो। अगर दोनों में से दोनों ही स्टेशनरी हैं तो किसी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। देन इट शोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। अब इसी की तरह से एक दूसरा एक्सपेरिमेंट था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज सेंसिबल फॉर इज ऑल्सो फॉर द करंट इंड्यूस्ड बाय द करंट। अगर हम किसी एक कॉइल में करंट फ्लो कराएं और उससे मैग्नेट बनाएं और फिर उसके बाद दूसरी करंट के पास ले जाएं, तब क्या स्थिति क्या यही बनेगी। फिगर शोज अ कॉइल ऑफ लूप सी ऑफ अ फ्यू टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इंसुलेटिंग वन अनदर एंड connected to a galvanometer G। C dash is another such coil connected to a battery। A steady current through coil C dash produces a uniform magnetic field along its axis। अब देखिए ये कैसे होगा। When coil C dash is moved towards the coil C, the galvanometer shows a sudden diffraction। This indicates that electric current is induced in the coil C। यानी कि जैसे ही हम C dash को मूव कराएंगे, जैसे अभी मैग्नेट को मूव करा रहे थे अब कॉइल को मूव कराएंगे, लेकिन कौन सी है ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। एंड व्हेन द कॉइल C dash is moved away from the coil, सेम चीज़ें बिल्कुल इंडिकेट्स होंगी जैसे कि बार मैग्नेट्स में शो हो रही थी। अगर हम इनको स्टेशनरी रख देंगे यानी किसी तरह का कोई मोशन नहीं कराएंगे तो वहाँ पर किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा। एंड द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शंस एंड हैंस इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड टू बी लार्जर व्हेन द कॉइल आर मूव्ड फास्टर टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द ईच अदर। जितनी तेज़ी से दिखाएंगे उतनी तेज़ी से इसका डिफ्लेक्शन और सारी चीज़ें जो है आपकी दिखाई देंगी। आगे एक और थर्ड एक्सपेरिमेंट है, इंड्यूस्ड करंट इंड्यूसिंग बाय चेंजिंग द करंट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैग्नेट को हिला डुला रहे थे, मैग्नेट का आगे पीछे कर रहे थे, व्यवस्था ऐसी बन जाए कि या ना तो मैग्नेट हिल सके और ना ही कॉइल। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम एक इस प्रकार का अरेंजमेंट करेंगे। इस अरेंजमेंट में क्या है, एक गैल्वेनोमीटर के साथ कई सारे लूप को बनाते हुए एक कॉइल बनाई है। ये है हमारी सी, दूसरी C डैश कॉइल है जिसमें एक बैटरी और एक की लगा दी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, की को बंद करेंगे, की को खोलेंगे। की को खोलेंगे, ओपन रखेंगे तो क्या होगा, किसी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो कोई तरह मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। और की को बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इंड्यूस हो जाएगी क्रिएट, और फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी और फिर इसको अफेक्टेड करेगी। अब ये कैसे होगी इसको देखते हैं और इसके क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं उसके बारे में हम इसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए ये कैसे करके होगा। जैसे ही की को प्रेस करेंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा और एक इंड्यूस करंट सी में, कॉइल सी में आपकी फ्लो होने लगेगी। जैसे ही की को फिर प्रेस करेंगे कंटिन्यूसली, देयर इज़ नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर। अगर लगातार दबाए रखेंगे कीज़ को तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और जैसे ही की को रिलीज़ कर देंगे फिर से तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। इट मीन्स गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज व्हेन एन आयरन रॉड वाज इंसर्टेड इनटू द कॉइल अलोंग विद देयर एक्सिस एंड की इज पास्ड एंड रिलीज्ड। यानी जब आप की को लगातार दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, बार बार चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। थीम क्या है, तीनों की थीम ये है कि बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉजेज टू इंड्यूस्ड एन ईएमएफ। ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखेंगे। अब आता है केसेस ऑफ इंड्यूस्ड, कॉजेज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। ऑल एक्सपेरिमेंट शोज दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ appears in a coil whenever the amount of magnetic flux linked with the coil with the time. Only the presence of magnetic flux is not enough. The amount of magnetic flux linked with the coil most changes in order to produce an induced EMF in the coil. आगे आपका आता है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, यहाँ भी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ फैराडे का क्या कहता है, whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes, the EMF is induced in the circuit. The induced EMF exists so long as the change in magnetic flux continuous. जाहिर सी बात है, the rate of change of magnetic flux is the causes to produces the induced EMF. Rate of change of magnetic flux, मैं फिर से बोल रहा हूँ, rate of change of magnetic flux is causes for the produced induced EMF.
ये हमारा पहला है, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप इस तरह से भी नोट कर सकते हो, या जैसा लिखा गया है नोट्स में आप इस प्रकार से भी नोट्स कर सकते हो। आगे कह रहे हैं सेकेंड लॉ, द magnitude of the EMF induced in a circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit। सेम वही थिंक है, induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, और इसको उन्होंने दिखाता हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये टाइम रेट है, तो टाइम रेट का मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ई के बराबर होता है। और हम जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका आ जाता है ई बराबर के फाई टू माइनस फाई वन, अगर के बराबर 1 फॉर और सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो ये हो जाएगा ई बराबर फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। इफ डी फाई इज द स्मॉल चेंजेस इन मैग्नेटिक फ्लक्स का स्मॉल टाइम, देन वी कैन रीराइट ई इक्वल्स टू माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। Negative sign is taken as because induced EMF always opposes the change in magnetic flux associated with the circuit. In case of closely wound coil of iron turns changes in magnetic flux associated with each turn, then it is the same. Therefore, the total induced EMF is given by E equals to minus chi n d phi upon dt. So, by increasing the number of turns in the coil, we can increase the induced EMF. इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, ध्यान से नोट करेंगे। और सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 टर्न्स एंड द रेजिस्टेंस 2 ओम इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल component of the Earth's magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 2.25 second. Estimate the magnitude of the EMF and the current induced in the coil. Horizontal component of the Earth magnetic field is 3 × 10⁵। तो सबसे पहले हम यहाँ से डेटा नोट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। एक ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड डायरेक्टेड into a paper is varying according to the relation phi equals to 5t square plus 10t plus 5 in Weber. Calculate the EMF induced in the loop at 5 सेकेंड। तो इसको हम इस तरह से डिफरेंशिएशन करके इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लेंज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंज लॉ जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या लेंज लॉ क्या कहता है कि किसी भी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका विरोध करता है, उसका अपोज करता है जिससे वो खुद उत्पन्न हुआ है, या हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड करंट इज अपोजिट टू दैट बाय विच इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसेस। तो इसको हम ले सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है लेंज लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। दिस लॉ गिवन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड इन अ सर्किट। क्या है ये एक्सप्लेनेशन इसका। When a north pole of a warm magnet is being pushed towards the coil, the amount of magnetic flux linked with the coil increases. जाहिर सी बात है, आप देखिए कि जब हम नॉर्थ पोल बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पुश करेंगे कॉइल की तरफ को, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा उससे बढ़ जाएगा। करंट इज इंड्यूसेस इन द कॉइल इन सच एज डायरेक्शन दैट इज अपोजेस द इंक्रीजेज इन फ्लक्स। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर बाय द साइड ऑफ द बार मैग्नेट। जाहिर सी बात है कि ये इसको अपोज तभी कर सकती है जब ये अगेंस्ट इसके जाए रिपल्सन करे, और रिपल्सन कब कर सकती है जब ये नॉर्थ पोल बनाए, और नॉर्थ पोल तब बनेगा जब आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी करंट इंड्यूस्ड होगी। उसी तरह से यदि हम इसको दूर लेके जाएंगे, नॉर्थ पोल को जब हम पास लेके गए तो इसमें नॉर्थ पोल क्रिएट होने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगी, और जैसे ही जब हम इससे दूर लेके जाते हैं तो दूर जाने का भी अपोज करती है, पास आने का भी। तो जब दूर जाने का अपोज करेगी तो यहाँ पर ये साउथ डायरेक्शन में आपका इंड्यूस होने लगेगा, और ये यहाँ पर जो पोल है वो साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। और जबकि डायरेक्शन इंड्यूस होने के लिए एक तरफ, तो बाहर होने के लिए भी दूसरी तरफ की डायरेक्शन को शो करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है या करंट होती है वो सदैव उसका विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा भी गया है। लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो भी करता है। कैसे? In the experimental verification of Lenz law, when n pole of the magnet move towards the coil, the upper face of the coil acquires north polarity. Obviously सी बात, अभी हमने देखा था कि हम जैसे ही नॉर्थ पोल को ले जा रहे थे तो वहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो हो गई, विच इज़ इंडिकेशन ऑफ द मैग्नेट इज एज अ नॉर्थ पोल। सो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। Therefore, work has to be done against the force of repulsion in bringing the
magnet closer to the coil. Similarly, when the north pole of magnet is moved away from the sword polarity develop on the upper phase of the coil, therefore work has to be done against the force of attraction in taking the magnet from the coil. तो जैसा कि यह है, it is the mechanical work done in moving the magnet with respect to the coil that changes into the electric energy producing induced EMF. Thus the energy is being transferred only. So when we do not move, the magnet work done is zero, therefore the induced current is also not produced. ठीक है, आगे आता है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. आप बहुत अच्छे से जानते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में. कक्षा 10th में आपने पढ़ा है कि व्हेन वी स्ट्रेच्ड आवर 3 fingers ऑफ द हैंड mutually perpendicular to each other, then the forefinger shows the direction of magnetic field, mid finger shows the direction of induced current and F will be shows the direction of force. ये आप अच्छे से पढ़ चुके हो तो इसको बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, NCERT के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. इन द गिवन फिगर ऑफ अ बार मैग्नेट इज क्विकली मूव टुवर्ड्स द कंडक्टिंग लूप having a capacitor predict the polarity of the plates A and B. The capacitor, what is the प्रिडिक्शन करना है. नॉर्थ पोल इधर जाएगा, नॉर्थ पोल जब आप टूवर्ड्स रखेंगे तो इसमें फ्लो होने वाली करंट कैसी हो जाएगी, इसमें फ्लो होने वाली करंट हमारी होगी कैसी होगी बताइए, एंटी क्लॉकवाइज होगी. और एंटी क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये है कि आप जब इसके सामने फेज को देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा घूमे. करंट की डायरेक्शन अगर A to B है, ध्यान से समझिए, करंट की डायरेक्शन अगर A to B है, करंट की डायरेक्शन अगर A to B है तो यहाँ पोलैरिटी जो हो जाएगी वो B to A हो जाएगी, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. ठीक है, B प्लस हो जाएगा, A आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो एक्वायर्स पॉजिटिवली पोलैरिटी, तो V इज नेगेटिव, तो B नेगेटिव, A पॉजिटिव. A पॉजिटिव होगा तभी तो B के अपोजिट वर्क करेगा. भाई नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ तो करंट के फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो बैटरी के साइन से अपोजिट होती है. ठीक है, तो इससे आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा. इसी प्रकार आपका एक और क्वेश्चन है, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन दोनों प्रश्नों को भी आप सॉल्व करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.